हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स क्या रहेंगे? एसिड्स वो सब्सटेंसेस रहेंगे। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स विच गिव्स H+ ions on dissolving in water, तो एसिड्स वो सभी कंपाउंड रहेंगे जो हमें H+ आयंस देंगे जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो क्या एग्जांपल्स रहेंगे एसिड्स के? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे एसिड्स के, और यही कंपाउंड्स हमें H+ आयंस देंगे जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन रहेंगी एसिड्स के लिए? तो एसिड्स किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। एसिड रिएक्ट्स विद, फर्स्ट है मेटल्स। तो एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड रहेगा एसिड रिएक्ट विद बेसिस, और बेसिस क्या क्या रहेंगे हमारे? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं मेटल बाई कार्बोनेट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, और इन्हीं रिएक्शंस को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये। तो जब भी कभी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कभी कोई एसिड किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर देखो हमें 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स में से एक रहेगा हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन गैस। और जो दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा रहेगा कोई साल्ट। तो कोई भी साल्ट हमें मिलेगा, और जो फॉर्मूला रहेगा साल्ट का वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस रिएक्शन के लिए कि जब भी आप किसी एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस के लिए फॉर्मूला, और उसके बाद आप लिखोगे साल्ट के लिए फॉर्मूला। तो किस तरह से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, और उस एग्जांपल की हेल्प से हमें समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिखने के बाद हमें साल्ट का फॉर्मूला किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमने ली है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर लिया है मैंने सोडियम मेटल, और जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से देखो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक रहेगा हाइड्रोजन गैस और दूसरा रहेगा अपना सॉल्ट। अब देखो इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। तो बचता क्या है इस केमिकल रिएक्शन में? हाइड्रोजन के जाने के बाद एक बचेगा हमारे पास Na, और एक बचेगा हमारे पास Cl। और Na पर कितना चार्ज होता है? +1, और क्लोरीन पर रहेगा -1। तो इनसे फॉर्मूला क्या बनेगा? हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों की पावर क्या है, दोनों के ऊपर क्या आएगा? 1 1 बचता है। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1 को हम किसी भी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फॉर्मूला रहेगा हमारा NaCl। तो देखो जो सॉल्ट बनेगा वो रहेगा अपना NaCl। अब बाकी बचेगा इसको बैलेंस करना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ तो केवल 1 एटम है हाइड्रोजन का, तो
बैलेंस करने के लिए हम इस HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इस HCl को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे अपने 2, लेकिन यहाँ तो 1 क्लोरीन एटम है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हो जाएंगे यहाँ पर 2 सोडियम एटम्स, लेकिन यहाँ तो 1 है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस फॉर्म में ये केमिकल रिएक्शन रहेगी 2HCl 2NaCl प्लस H2 गैस। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जब 2HCl मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे विद 2 सोडियम एटम्स के साथ तो हमें 2NaCl मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो आप चैप्टर फर्स्ट में जाओ, चैप्टर फर्स्ट में तो वहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक कंपाउंड है और ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो ये रिएक्शन कौन सी रहेगी, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से देखो हमें क्या पता चलता है, सोडियम ने यहाँ डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन सोडियम की जगह आ गया। तो इसका मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ सोडियम जो एलिमेंट है ना वो क्या है, मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसने इस HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये एक एग्जांपल भी रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। अब हम एक सेकंड एग्जांपल और लेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड की हम रिएक्शन करेंगे विद मैग्नीशियम मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे भी ये सॉलिड फॉर्म में है और ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, और यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है HCl को एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करेंगे इस मैग्नीशियम मेटल के साथ तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें एक रहेगा हाइड्रोजन गैस और जो बाकी बचेगा हाइड्रोजन के जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में उनके कॉम्बिनेशन से बनता है अपना सॉल्ट। तो बचता क्या है यहाँ पर देखो, एक बचता है मैग्नीशियम और एक बचता है सल्फेट। तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज और सल्फेट के ऊपर रहेगा -2। तो इनसे जो फॉर्मूला बनेगा किस तरह से बनेगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव रिमूव करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 बचता है और इनसे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। अब ये रिएक्शन देखो अपने आप ही बैलेंस फॉर्म में है तो इसको हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है इस मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है इस सल्फ्यूरिक एसिड में से। तो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर, मोर रिएक्टिव। और इन्हीं बातों की हमें ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो हम ये किस तरह से पता लगा पाएंगे कि जो गैस वहाँ से निकल रही है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करना होगा और उस टेस्ट में हम क्या क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम जिंक मेटल डालेंगे। यहाँ पर हम जिंक मेटल डालेंगे और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें हमने थोड़ा सा सोप भी मिक्स कर दिया है। तो जैसे ही HCl जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ से क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड बनेगा और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी इस सोप के कारण, वो हाइड्रोजन गैस जब इस सॉल्यूशन से बाहर आएगी तो उस हाइड्रोजन गैस के हमें
बबल्स मिलेंगे, और यही बबल्स जब हम किसी जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इस हाइड्रोजन गैस का कंबस्चन हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन गैस जल जाएगी, और जब इसका कंबस्चन होगा तो वहाँ से एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे अपने पॉप के बम होते हैं ना, जो ज़मीन में मार के हम फोड़ते हैं, तो जैसी आवाज़ उनके फूटने से निकलती है तो वैसी ही यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी, आवाज़ निकलेगी, और इसी साउंड से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो गैस यहाँ से निकलती है वो एक हाइड्रोजन गैस है। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि जो इस रिएक्शन से गैस रिलीज हो रही है, बन रही है, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अगर किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन में भी गैस इवोल्व होती है और उस गैस का भी जब हम कंबस्चन करेंगे तो वहाँ पर अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होती तो इट मीन्स दैट गैस इज़ नॉट ए हाइड्रोजन गैस। वो गैस कोई हाइड्रोजन गैस नहीं है, वो कोई और ही गैस है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर केवल 2 ही केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को आप अपने आप कंप्लीट करोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? क्या सभी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। तो क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा नो। तो हमारा आंसर रहेगा वहाँ पर नो, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते नहीं। तो कौन कौन से हैं वो मेटल? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब इसके लिए क्या रीज़न रहेगा कि जो ये मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव रहेंगे किससे? हाइड्रोजन से। और ये हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? इन एसिड्स। तो इसका मतलब क्या रहा? ये हाइड्रोजन क्या है? इन मेटल से मोर रिएक्टिव है। केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, जैसे यहाँ पर H2SO4 प्लस कॉपर। अब कॉपर क्या है? यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है इस एसिड में? मोर रिएक्टिव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर जो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव है और मेटल क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो हम लिखेंगे वहाँ पर नो रिएक्शन, बिकॉज दिस लेस रिएक्टिव मेटल इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। कि ये जो लेस रिएक्टिव कॉपर मेटल है ये इस मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन को इस एसिड में से डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, तो नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो उस हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी। तो स्टूडेंट, जो सेकंड रिएक्शन है एसिड्स के लिए वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। तो यहाँ पर जो हम बेस लेंगे ना वो डिफरेंट टाइप्स के बेस लेंगे। तो कौन कौन से बेस हम यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे? तो वो बेस रहेंगे, देखो, मेटल ऑक्साइड्स। वो बेस क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी हम लेंगे यहाँ पर। थर्ड लेंगे हम मेटल कार्बोनेट्स, और फोर्थ लेंगे हम यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट्स। और मेटल बाई कार्बोनेट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इन कुछ बेसिस की हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पर एसिड्स के साथ। और एसिड हम कौन कौन से लेंगे? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, एसिटिक एसिड H2CO3, H3PO4। और इन एसिड्स में से हम किसी भी पर्टिकुलर एसिड की रिएक्शन कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ,
मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे एसिड की मेटल ऑक्साइड्स के साथ, और मेटल ऑक्साइड क्या है, कोई बेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक कॉमन पॉइंट रहेगा उन सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो होगी एसिड और बेस के बीच में। तो वो कॉमन पॉइंट क्या रहेगा कि जब भी कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर भी हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इन्हीं बातों को देखो हमें ध्यान रखना है। तो जब भी कभी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है उसमें हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा वाटर, ठीक है, और जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो रहेगा सॉल्ट। जिस तरह से एसिड की हम मेटल के साथ रिएक्शन करते थे वहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक था वहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरा प्रोडक्ट था वहाँ पर सॉल्ट। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे जब भी हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शन में वाटर के लिए फॉर्मूला, और उसके बाद लिखेंगे हम वहाँ पर कि उस सॉल्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट जब भी कभी हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्स्ट रहेगा वाटर और सेकंड रहेगा सॉल्ट, और उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे वाटर के लिए फॉर्मूला और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। तो स्टूडेंट जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो मेटल ऑक्साइड कौन कौन से लेंगे हम, यहाँ पर देखो कुछ मेटल ऑक्साइड्स का हम यूज़ करेंगे, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और इस पार्ट के एंड में मैं आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दूंगा, उनको आप अपने आप कंप्लीट करोगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, कोई एसिड है और वो एसिड हमने लिया है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने जो मेटल ऑक्साइड लिया है वो लिया है सोडियम ऑक्साइड। जब भी एसिड इस सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा जो एक बेस है, यहाँ से भी हमें 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, फर्स्ट मिलेगा हमें वाटर और यहाँ मिलेगा हमें सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है वाटर में, ऑक्सीजन भी जा चुका है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे साथ साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, ऑक्सीजन जा चुका है, तो हमारे पास क्या बचता है, सोडियम और क्लोरीन। और सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, +1, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो यहाँ पर देखो कितने सोडियम आयन बचते हैं हमारे पास, 2 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन। तो एक सोडियम आयन, देखो एक सोडियम आयन केवल एक ही क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन जो दूसरा सोडियम आयन बचता है उसको भी एक क्लोराइड आयन चाहिए, तो यहाँ पर एक क्लोराइड आयन के साथ ये और कंबाइन करेगा। तो कितने NaCl बनेंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा बनेगा NaCl, क्योंकि यहाँ इनके कॉम्बिनेशन से NaCl और NaCl, और टोटल कितने NaCl बनते हैं हमारे पास, 2 NaCl। तो इन 2 सोडियम और 2 क्लोराइड आयन के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है 2 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, तो 2 NaCl। क्योंकि यहाँ से देखो कितने सोडियम मिलते हैं हमें, 2, और 2 ही क्लोराइड आयन मिलते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है 2 NaCl। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन रहेगी बिटवीन HCl एंड सोडियम ऑक्साइड जो एक बेस है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी बिटवीन एसिड, और एसिड हम यहाँ लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और जो मेटल ऑक्साइड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से देखो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक रहेगा वाटर और यहाँ मिलेगा हमें सॉल्ट। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा चुके, एक ऑक्सीजन भी जा चुका उस वाटर में, तो बचता क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम और सल्फेट, और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है। क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर देखो कितना चार्ज होता है, मैग्नीशियम आयन के ऊपर +2 और सल्फेट के ऊपर रहेगा -2, तो यहाँ से ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो एक ही मैग्नीशियम आयन है और एक ही सल्फेट आयन है, तो उससे बनता है हमारा सॉल्ट मैग्नीशियम
सल्फेट। तो ये एक बैलेंस फॉर्म में रहेगी केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो थर्ड जो एग्जांपल लेंगे वो हम थोड़ा सा अलग सा लेंगे, जिस एसिड को हमने अब तक यूज़ नहीं किया है। हमने अब तक यूज़ नहीं किया है एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड की हम रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, जो है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और ये एसिड है एसिटिक एसिड। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा इस फॉर्मूला में से, एसिटिक एसिड में से। तो जो ये हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन वाटर की फॉर्मेशन करेगा, वाटर बनाएगा। तो यहाँ से भी हमें देखो दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रहेगा सॉल्ट और एक रहेगा वाटर। और वाटर के फॉर्मूला को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। वाटर के फॉर्मूला को हम सबसे पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे हम सॉल्ट का फॉर्मूला। तो देखो ऑक्सीजन जा चुका है यहाँ से, हाइड्रोजन भी जा चुका है, लेकिन हाइड्रोजन कितने जा चुके हैं, 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से तो एक ही गया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या बचता है हमारा, एक एसीटेट आयन बचेगा। वैसे तो 2 बचेंगे, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले 1 को ही लिखेंगे। और यहाँ से बचता है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2, और इसके ऊपर रहेगा -1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम सबसे पहले हटाएंगे, और यहाँ पर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो कैल्शियम के आगे 1 आता है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो एसीटेट आयन है वो कितने हैं, 2 हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉल्ट का, कैल्शियम एसीटेट। तो जो सॉल्ट बनता है ना हमारा, वो क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट। तो ये फॉर्मूला रहेगा कैल्शियम एसीटेट के लिए। तो जो सॉल्ट रहेगा वो रहेगा कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। एसिटिक एसिड ने जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की है, तो उससे हमें सॉल्ट मिलता है कैल्शियम एसीटेट और वाटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं एसिड की मेटल ऑक्साइड्स के साथ। इनको आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन रहेगी एसिड की बेस के साथ, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद। तो यहाँ पर जो बेस रहेंगे वो रहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स के, जिनकी हम रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ। तो यहाँ पर भी हम इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जब भी कभी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक रहेगा सॉल्ट और एक रहेगा वाटर। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड, और एसिड हम लेंगे यहाँ पर HCl, और बेस लेंगे हम यहाँ पर NaOH। तो देखो जितने भी ये मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे वो सभी OH- आयंस देंगे जब भी हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम उस बेस को यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और एसिड भी हम एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज़ करेंगे, और उस एसिड से हमें मिलेगा H+ आयन। और जब ये H+ आयन और OH- आयन कंबाइन करेंगे तो बनेगा वहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें एक रहेगा वाटर, यहाँ से हमें OH- आयन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा H+ आयन, और जब ये कंबाइन करेंगे तो बनेगा वाटर। और बचता क्या है, इसके बाद हमारे पास बचता है एक सोडियम आयन और एक बचेगा क्लोराइड आयन, और इनके कम्बिनेशन से बनता है सोडियम क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है। तो इस वाटर के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो रहेगा NaCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन अपनी बैलेंस फॉर्म में है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, वो लेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड का, और उस सल्फ्यूरिक एसिड की हम रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। तो यहाँ से भी हमें H+ और OH- आयंस मिलेंगे। H+ आयंस मिलेंगे हमें इस एसिड से, H+ आयंस मिलेंगे हमें 2H+ आयन, और इस बेस से हमें मिलेंगे
2 OH माइनस आयन्स। तो एक H प्लस आयन एक OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और जो दूसरा H प्लस आयन है वो इस दूसरे OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास यहाँ पर 2। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, OH माइनस आयन भी जा चुका है, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर मैग्नीशियम 2 प्लस आयन और एक बचता है सल्फेट आयन। तो यहाँ से +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और जो सॉल्ट बनेगा इससे वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस तरह से जो सॉल्ट रहेगा हमारा यहाँ पर वो रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब भी हम किसी एसिड की मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो एसिड से हमें H प्लस आयन मिलेंगे उनको हमें कंबाइन करना होगा उन OH माइनस आयन से जो हमें मिलेंगे किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से, और उनके कम्बिनेशन से बनता है वाटर। और जो बाकी के जो आयन्स बचेंगे यहाँ पर इन एसिड और बेस से, वो कंबाइन करके बनाएंगे एक सॉल्ट। तो स्टूडेंट जो थर्ड एग्जाम्पल रहेगा हमारा उसमें हम यूज़ करेंगे एसिड को, वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, और जो हम बेस लेंगे वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है और ये एक एसिड है। तो यहाँ से भी हमें 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वाटर और सॉल्ट। अब देखो ये एसिड है तो इससे हमें मिलते हैं 3H प्लस आयन, और ये बेस है तो इससे मिलते हैं हमें 2 OH माइनस आयन्स। तो देखो सबसे पहले हमें इन H प्लस और OH माइनस आयन्स को बैलेंस करना होगा। तो केवल 2 ही H प्लस आयन्स कंबाइन कर पाते हैं 2 OH माइनस आयन से। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 6H प्लस आयन और 6 ही OH माइनस आयन, और जब ये कंबाइन करेंगे तो इनसे बनते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो H प्लस आयन्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, और OH माइनस आयन्स को हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 3 से। तो इससे हमें मिलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो H प्लस आयन्स जा चुके हैं, OH माइनस आयन्स जा चुके हैं, हमारे पास बचता है कैल्शियम 2 प्लस आयन और एक बचता है फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पर देखो जब हम इसके लिए सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये अपने आप बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा, ये सॉल्ट का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हटाएंगे, यहाँ इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा 3 और फॉस्फेट के नीचे आएगा 2। तो ये फॉर्मूला रहेगा अपना सॉल्ट का। तो सॉल्ट क्या बनेगा अपना, कैल्शियम 3 फॉस्फेट 2। तो ये रहेगा अपना फॉर्मूला उस सॉल्ट के लिए जो है कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस हो चुके हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो उससे हमें मिलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल और एक ही कैल्शियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शंस लिखी हैं फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इन रिएक्शंस को आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं, इसका आंसर मैं दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या रहेंगे, बेस रहेंगे, और जब हम इन बेसिस की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए भी उसी जनरल रिएक्शन का हम यूज़ करेंगे जो है एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन जब हम किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें एक प्रोडक्ट और मिलता है, वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन रहेगी ये
एसिड्स के लिए। तो जब भी कभी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केमिकल रिएक्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और ये रिलीज होगी विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। बहुत स्पीड से ये निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस रिएक्शन मिक्सचर से। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम साथ साथ लेके चलेंगे यहाँ पर। तो एक साइड हम लिखेंगे एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ और इस साइड हम लिखेंगे एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो मेटल कार्बोनेट हम कौन सा लेंगे? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इन मेटल कार्बोनेट्स की हम रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ। तो जो फर्स्ट रिएक्शन रहेगी उसमें हम एसिड यूज़ करेंगे HCl और कार्बोनेट हम यूज़ करेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक मिलेगा सॉल्ट, एक मिलेगा वाटर और तो थर्ड प्रोडक्ट रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखो वाटर का फॉर्मूला हम लिखेंगे इस तरह से और यहाँ से लिखेंगे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एसिड से हाइड्रोजन जा चुका है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे यहाँ पर? 3 हो गए। तो ये 3 ऑक्सीजन भी जा चुकी हैं। तो यहाँ से हमें इस एसिड से मिलता है क्लोराइड आयन और इससे हमें मिलता है सोडियम आयन। तो उसको सोडियम आयन कितने मिलते हैं हमें? 2 सोडियम आयन और यहाँ से क्लोराइड आयन कितने मिलेंगे हमें? 2 ही क्लोराइड आयन और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा 2NaCl जो है एक सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? NaCl। और कितने NaCl मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें यहाँ पर? 2NaCl मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए एक छोटी सी ट्रिक रहेगी कि हम किस तरह से इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है? HCl और इससे हमें मिलते हैं H+ और Cl- आयन और ये सोडियम कार्बोनेट है, इससे हमें मिलेंगे सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? -2 और यहाँ से हमें मिलते हैं H+ और Cl- आयन। तो कार्बोनेट को देखो हम इस तरह से लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन इस तरह से लिखेंगे और ये कितने हैं? HCl यहाँ पर 2 हैं, तो 2 H+ आयन और 2 ही Cl- आयन। और सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयन है तो उससे हमें मिलेंगे 2 सोडियम आयन। यहाँ पर देखो 2 H+ आयन्स हैं तो H लिखेंगे और यहाँ से देखो वाटर जा चुका है और यहाँ से बनेगा CO2। तो यहाँ से CO2 बनेगा, यहाँ से H2O। तो बचते क्या है हमारे पास? 2Na+ आयन और 2 Cl- आयन और जब ये कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेंगे 2NaCl मॉलिक्यूल। तो इस तरह से भी आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। तो ये एक छोटी सी ट्रिक रहेगी फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको इसी तरह की एक ट्रिक और बताऊँगा। तो यहाँ जो हम मेटल बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? वो रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम के लिए फॉर्मूला रहेगा NH4 और HCO3। तो ये अमोनियम कार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3 ट्वाइस। तो यहाँ पर हम देखो एक एसिड लेंगे और एक लेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड हम लेंगे यहाँ पर HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनमें एक रहेगा वाटर, एक रहेगा CO2 और यहाँ मिलेगा हमें सॉल्ट। अब देखो यहाँ से इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 1 है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है तो टोटल हो गए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और इस कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है? 3 में से एक यहाँ आ चुका है, बाकी यहाँ बचते हैं 2 ऑक्सीजन एटम।
तो एक कार्बन एटम है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है और ये 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ बन गया CO2। तो हमारे पास क्या बचता है, एक तो क्लोराइड आयन और एक सोडियम आयन। तो जब ये सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ से जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो रहेगा NaCl। तो ये रिएक्शन अपने आप में ही एक बैलेंस फॉर्म में है। तो इस तरह से हम किसी एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ जो CO2 रिलीज होगी उसकी भी ब्रिस्क एफरवेसेंस रिलीज होगी उस रिएक्शन मिक्सचर से। तो इस रिएक्शन के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया है HCl और इस HCl से हमें मिलते हैं H+ और Cl- आयन, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे कौन कौन से आयन मिलेंगे, एक मिलेगा Na+ आयन और एक मिलेगा हमें यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन। तो देखो इस हाइड्रोजन को लिखेंगे और इस बाइकार्बोनेट को भी हम इस तरह से लिखेंगे HCOOO। तो यहाँ पर देखो HCOOO, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स इस सिंगल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करेंगे जो रहेगा इस बाइकार्बोनेट आयन का, तो यहाँ हमें मिलेगा H2O और यहाँ से हमें मिलता है CO2। तो इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी जब भी कभी कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम एसिड लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल कार्बोनेट लेंगे यहाँ पर जिंक कार्बोनेट। तो जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में हम लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें देखो 3 प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे जिनमें एक रहेगा वाटर और एक रहेगा CO2 गैस, और जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो क्या रहेगा, इस एसिड से हमें मिलते हैं 2H+ आयन और यहाँ से जिंक कार्बोनेट से हमें मिलता है कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पर देखो इस सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जा चुके वाटर में। यहाँ पर बचता है हमारे पास कार्बोनेट से 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से वाटर में जा चुका है, तो इसी से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बचता क्या है हमारे पास, यहाँ से मिलेगा हमें जिंक 2+ आयन और एसिड से हमें मिलता है सल्फेट आयन। तो इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 1। तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा रहेगा जिंक सल्फेट। तो इस तरह से जो सॉल्ट रहेगा वो हमारा रहेगा जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस फॉर्म में है। तो अब हम बात करेंगे किसी एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर भी देखो हम एसिड लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड ही, और मेटल बाइकार्बोनेट हम लेंगे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड इस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर भी हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो वो रहेगा, एक रहेगा उसमें वाटर, एक रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ हमें मिलता है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या रहेगा और कितने वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से, पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर 2H+ आयन देगा ये सल्फ्यूरिक एसिड और इससे हमें मिलते हैं 2 बाइकार्बोनेट आयन्स। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं और 2 ही बाइकार्बोनेट आयन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको अलग करेंगे 2H और इनको भी हम लिखेंगे यहाँ पर 2H, और यहाँ से हमें मिलते हैं 2CO3, हम इनको लिखेंगे 2CO3। अब देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे। इन 2 हाइड्रोजन्स को हम लिखेंगे इस तरह से और इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को भी हम लिखेंगे इस तरह से, और जो 2 CO3 ग्रुप हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर उनको हम किस तरह से लिखेंगे, एक CO3 को हम ऊपर लिखेंगे और दूसरे CO3 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से देखो ये 2 हाइड्रोजन एटम इस CO3 से एक ऑक्सीजन को लेके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और इसी तरह से यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास 2।
तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे और 2 ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास यहाँ 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल। और साल्ट क्या रहेगा इस केमिकल रिएक्शन का, यहाँ से सल्फेट बचता है, यहाँ से कैल्शियम 2+ आयन। कैल्शियम 2+ आयन लिखेंगे और एक लिखेंगे हम यहाँ पर सल्फेट आयन। तो यहाँ पर देखो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 बचेगा। और ये जो सॉल्ट बनेगा उसके लिए फॉर्मूला रहेगा CaSO4 और ये है कैल्शियम सल्फेट। तो सॉल्ट हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, वहाँ पर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। बहुत स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी उस रिएक्शन मिक्सचर से। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो देखो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और इसमें हमने एक एसिड भी लिया है जो है HCl। तो जब ये HCl इस सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ से एक गैस रिलीज होगी और जब गैस इस टेस्ट ट्यूब के बाहर आएगी तो वहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, एक लाइटेड कैंडल, ठीक है, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। और जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब के पास इस जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी। दिस बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश का मतलब ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है ना। तो उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो गैस इवोल्व हो रही है इस रिएक्शन से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज not a supporter of combustion। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कंबस्टन प्रोसेस के लिए सपोर्टर नहीं है, बट इट एक्सटिंग्विश द फायर, ये उस आग को बुझा देगी। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो गैस रिलीज होगी इस रिएक्शन मिक्सचर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एक सेकंड टेस्ट भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कि मान लो हमने इस टेस्ट ट्यूब में एक एसिड लिया है और एक लिया है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो जब ये एसिड इस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पर हमने इस पर एक कॉर्क लगा दिया है और एक डिलीवरी ट्यूब, जो इस गैस को हम किसी दूसरे रिएक्शन में पास करेंगे उसके लिए हमने एक ट्यूब और लगा दी है। और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर एक मिक्सचर लिया है किसका, लाइम वाटर का। और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से देखो क्या गैस रिलीज होगी, CO2। और जब ये CO2 इस रिएक्शन मिक्सचर में जाएगी तो ये रिएक्शन करेगी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट और एक रहेगा वाटर। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा मिल्की, क्योंकि ये सॉल्यूशन पहले क्या था, क्लियर सॉल्यूशन था। जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करेंगे कुछ समय के लिए तो इस सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब ये वाइट क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कंपाउंड, इसका कलर भी क्या रहेगा, वाइट। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा समय के लिए इस सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो ये जो मिल्की कलर है ये डिसअपीयर हो जाएगा। अब डिसअपीयर क्यों होगा ये, अब देखो हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के सॉल्यूशन में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया है तो यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन
वाटर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या रहेगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा। तो सॉल्युबल होगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कलरलेस। कलरलेस भी कह सकते हैं या क्लियर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। या तो आप कंबस्टन प्रोसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो या आप इस लाइम वाटर का यूज करके भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो पार्ट रहेगा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है कि एक गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड इट टर्न्स दैट सॉल्यूशन मिल्की। तो वो गैस कौन सी होगी जिसको लाइम वाटर में पास करने से उस सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जिसने इस लाइम वाटर को मिल्की कर दिया है।